गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में मूलानुपाती सूत्र एवं इसे निर्धारित करने की विधि का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के अतिरिक्त रसायन विज्ञान में भी दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र का परिचय लेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं किसी यौगिक का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से होता है और जब हम किसी यौगिक में उपस्थित इन परमाणुओं को एक सरल अनुपात के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं और एक जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम मूलानुपाती सूत्र को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा हम निम्न प्रकार से दे सकते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच जो सरल अनुपात होता है और उसे जिस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है वह मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसे हम एक अन्य परिभाषा के द्वारा संक्षेप में भी कह सकते हैं कि मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच के सरल अनुपात को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे जिससे हमारी परिभाषा या कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। एग्जाम्पल पहले हम एथेन का लेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एथेन का सामान्य सूत्र C2H6 होता है। C2H6 में कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्टूडेंट्स, आपका ध्यान बोर्ड की ओर होना चाहिए, जहाँ पर पॉइंटर जा रहा है वहाँ पर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। C2H6 में 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है और जब हम इनके बीच का अनुपात निकालते हैं तब हम C/H लिख देते हैं इक्वल टू 2/6 लिख देते हैं, क्योंकि कार्बन में 2 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसके बाद हम इसे 2 से विभाजित कर देते हैं तो C/H इक्वल टू 1/3 आता है। अर्थात एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात 1:3 है। अब इसे हम एक सूत्र CH3 के द्वारा व्यक्त करते हैं और यह CH3 एथेन का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इसी प्रकार अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम ग्लूकोज का लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है, जिसे ग्लूकोज का अणु सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12 और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पुनः 6 है। अब हम ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों परमाणुओं की संख्याओं के बीच क्या सरल अनुपात है उसको ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम C/H/O लिख देते हैं और इक्वल टू लगाकर 6/12/6 लिख देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्रमशः 6/12/6 है। इसके बाद हम इस संख्या को 6 से डिवाइड कर देते हैं या 6 से भाग दे देते हैं तो हमें 1:2:1 आता है। इसके बाद हम ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए CHO के साथ इन्हीं संख्याओं को अर्थात 1:2:1 को लिख देते हैं तो हमें CH2O प्राप्त होता है, जो कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या 2 या 2 से अधिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, 2 या 2 से अधिक यौगिक समान मूलानुपाती सूत्र रखते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र भी समान हो सकता है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे कि कौन से 2 यौगिक हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे 2 यौगिक बेंजीन और एथाइन है। बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H6 होता है, अर्थात इसमें कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं। जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अनुपात ज्ञात करते हैं
तब C/H लिखते हैं इक्वल टू 6/6 लिख देते हैं, क्योंकि इनमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसके बाद इसे हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, तब C/H इक्वल टू 1:1 आता है। अर्थात बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात 1:1 है। अतः बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र के लिए इंग्लिश में एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, और जहाँ जहाँ यह EF लिखा है, इस EF का मतलब एम्पेरिकल फार्मूला है। तो बेंजीन के लिए एम्पेरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र CH आता है। इसके बाद हम एथाइन के मूलानुपाती सूत्र का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं एथाइन का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें इसमें उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का सरल अनुपात ज्ञात करना होता है। तो हमें पता है कार्बन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, अतः हम C/H इक्वल टू 2:2 लिख देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब C/H इक्वल टू 1:1 आता है। अर्थात एथाइन का मूलानुपाती सूत्र भी CH होता है। इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि बेंजीन और एथाइन इन दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान है, जो कि CH है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र तो समान होता है किंतु अणुसूत्र अलग अलग होता है, जैसे बेंजीन और एथाइन। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि मूलानुपाती सूत्रभार या एम्पेरिकल फार्मूला वेट किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूलानुपाती सूत्रभार ज्ञात करने के लिए हम पहले यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं, फिर मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भारों का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती सूत्रभार व्यक्त करती है। जैसे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है। अब हम CH2O में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों परमाणुओं के भारों का योग ज्ञात करेंगे। तो CH2O कार्बन के लिए हमने कार्बन लिख दिया प्लस 2 इंटू H, H2 के लिए 2 इंटू H लिख दिया प्लस O, तो प्लस हमने O लिख दिया। इसके बाद हम इसके परमाणु भारों को लिख देते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो कार्बन के नीचे हमने 12 लिख दिया प्लस 2 इंटू H, H का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कर दिया प्लस O का परमाणु भार 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। इसके बाद हम 12 प्लस 2 प्लस 16, जो कि इन्हें सोल्व करने पर आता है, इसे जोड़ देते हैं, तो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्रभार 30 या 30 आता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा, अर्थात हमें उस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा की जानकारी होना चाहिए। सामान्यतः यह क्वेश्चन में दिया रहता है। इसके बाद हमें इस यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कई बार परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहता है, और जब क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है तब हमें यह परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बाद हमें एक टेबल बनानी पड़ती है या एक सारणी बनानी पड़ती है। इस सारणी का वर्णन निम्न है। इस सारणी में हम सबसे पहले क्रमांक लिखते हैं, इसके बाद प्रतीक लिखते हैं, इसके बाद प्रतिशतता लिखते हैं, इसके बाद परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, और इसके बाद हम प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान कर देते हैं, और सबसे अंत वाले कॉलम में हम सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस यौगिक में उपस्थित इस सारणी में उपस्थित यह क्रम याद करेंगे कि यह क्रम कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस सारणी में उपस्थित इस क्रम को हम एक सामान्य मैनोमिक्स या सामान्य सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं। यह सूत्र होता है 3 पापी 2-3 तारीख को स्वर्ग चले गए।
यहाँ पर अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो 3 पापी, यहाँ पर 3 बार पा शब्द आया है। तो पहली बार पा प्रतीक के लिए, दूसरी बार पा प्रतिशतता के लिए और तीसरी बार पा परमाणु द्रव्यमान के लिए व्यक्त करता है। इसके बाद 2-3 तारीख, तो इसका मतलब है दूसरी बार का पा अर्थात प्रतिशतता और तीसरी बार का पा अर्थात परमाणु द्रव्यमान। तो हम इसको भाग दे देते हैं अर्थात प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान कर देते हैं, जो कि 2/3 के रूप में लिखा है। इसका कॉलम इसके नीचे आएगा। इसके बाद हम सरल अनुपात निकालते हैं। तो सरल अनुपात निकालने के लिए इस कॉलम में जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका भाग इसी कॉलम में आने वाली सभी संख्याओं में दे देते हैं, तो हमें सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो सरल अनुपात इस तत्व के सामने आता है उसे उस तत्व के सामने लिख देते हैं, तो हमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेकर किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम मूलानुपाती सूत्र का थ्योरी या लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लासरूम स्टडी करेंगे और क्लासरूम स्टडी में हम उस सवाल को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम अपनी क्लास में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसका या किसी मूलानुपाती सूत्र का ज्ञात करना या निकालना सीखेंगे। जब तक आप इसको फेयर कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना करेंगे। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी यौगिक में मैग्नीशियम बराबर 9.76%, सल्फर बराबर 13.01%, ऑक्सीजन बराबर 26.01% है। इस यौगिक में जल की मात्रा 51.22% है। इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हमें क्या क्या लिखना है इसका अध्ययन हम एक मैनोमिक्स के द्वारा कर चुके हैं। यह मैनोमिक्स था 3 पापी 2 या 3 तारीख को स्वर्ग चले गए। तो इसमें जो 3 पा, तो पहली बार का पा प्रतीक के लिए, दूसरी बार का पा प्रतिशतता के लिए, तीसरी बार का पा परमाणु द्रव्यमान के लिए और चौथी बार 2-3 तारीख अर्थात 2/3 अर्थात प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान करेंगे और चौथी बार सरल अनुपात है, तो हम सरल अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं, हमें इस यौगिक में मैग्नीशियम की मात्रा दी गई है। मैग्नीशियम बराबर 9.76%। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीशियम बराबर 9.76% लिख दिया। इसके बाद हम सल्फर में देखते हैं, तो सल्फर बराबर 13.01% है। तो यहाँ पर हम सल्फर बराबर 13.01% लिख देते हैं। इसके बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन बराबर 26.0% है। तो हम प्रतीक वाले कॉलम में ऑक्सीजन का प्रतीक लिखकर इसकी जो प्रतिशतता दी गई है 26.01 वह लिख देते हैं। इसके बाद इसमें जल की मात्रा 51.22% है दी गई है, तो हम जल का सूत्र H2O लिखकर प्रतिशतता वाले कॉलम में 51.22 लिख देते हैं। इसके बाद हम तीसरे कॉलम में परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 होता है, तो हम परमाणु द्रव्यमान में मैग्नीशियम के सामने 24 लिख देते हैं। फिर सल्फर, इसका परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, तो हम 32 लिख देते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 लिख देते हैं। H2O का परमाणु द्रव्यमान नहीं होता है, इसका अणुभार होता है जो कि 18 होता है, तो हम H2O के सामने 18 लिख देते हैं। इसके बाद हमें प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सबसे पहले प्रतिशतता बटे परमाणु द्रव्यमान सभी तत्वों की लिख लें। अभी सोल्व मत करें। जैसे 9.76/24, तो आप सबसे पहले 9.76/24 लिख दें और आगे बढ़ जाएं। दूसरे वाले कॉलम में दिया है
13.01 अपॉन 32, तो आप लिख लें सल्फर के सामने 31.01 अपॉन 32। इसी प्रकार ऑक्सीजन वाले कॉलम में 26.01 अपॉन 16, तो आप इसको लिख दें 26.01 अपॉन 16 या 16। इसके बाद 51.22 अपॉन 18, तो आप इसको 51.22 अपॉन 18 लिख दें। जब आप ये चारों चीज़ें लिख दें, इसके बाद कैलकुलेशन करना प्रारंभ करें, जिससे त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। तो जब हम 9.76 अपॉन 24 करते हैं तब हमें 0.046 आता है। इसी प्रकार 13.01 अपॉन 32 करते हैं तब पुनः 0.406 आता है। इसी प्रकार जब हम 26.01 अपॉन 16 करते हैं तो 1.625 आता है। इसके बाद सबसे अंत में जब 51.22 अपॉन 18 51.22 अपॉन 18 करते हैं तब 2.84 आता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस भागफल की सहायता से सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। तो सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इस भागफल में उपस्थित सबसे छोटी संख्या देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 0.406 है। इस 0.406 का चारों जगह भाग दे देते हैं। तो 0.406 अपॉन 0.406 इक्वल टू 1, पुनः 0.406 अपॉन 0.406 इक्वल टू 1, 1.625 अपॉन 0.406 इक्वल टू 4, 2.84 अपॉन 0.406 इक्वल टू 7 प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम के सामने 1, सल्फर के सामने 1, ऑक्सीजन के सामने 4 और H2O के सामने 7 प्राप्त होता है। तो हम दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए Mg के सामने 1 लिखते हैं तो यह Mg आता है, S के सामने 1 लिखते हैं तो यह पुनः S आता है, O के सामने 4 लिखते हैं तो यह O4 आता है और H2O के सामने 7 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह 7H2O इसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो इसे इंटू लगाकर या डॉट लगाकर लिख देते हैं। तो पूरे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र MgSO4.7H2O प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, यह MgSO4 इंटू 7H2O इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। अभी हमने प्रतिशत मात्रा दी गई है और मूलानुपाती सूत्र की गणना की है, इसका अध्ययन आसानी से किया है। अब हम इसके पश्चात दूसरे वीडियो में, जिसमें कि मैं क्लासरूम का यूज़ करूंगा, और क्लासरूम वीडियो में आपको ये सभी आराम से निकालना और अच्छे से सिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल पर इससे संबंधित और भी वीडियो है, लगभग 10 वीडियो हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ना केवल 11th बल्कि 12th। यह चैप्टर 11th 12th केमिस्ट्री के लिए एक फाउंडेशन है, इसका अध्ययन आप जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।